सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं उपेंद्र नाथ अश्क जी द्वारा रचित कहानी डाची। पी सिकंदर के मुसलमान जाट बाकर को अपने माल की ओर लालच भरी निगाहों से तकते देखकर चौधरी नंदू पेड़ की छाह में बैठे बैठे अपनी ऊंची घरघराती आवाज में ललकार उठा, रे रे अठे के करे। और उसकी 6 फुट लंबी सुगठित देह जो वृक्ष के तने के साथ आराम कर रही थी तन गई और बटन टूटे होने के कारण मोटी खादी के कुर्ते से उसका विशाल सीना और उसकी मजबूत बाहें दिखाई देने लगी। बाकर तनिक समीप आ गया। गर्द से भरी हुई छोटी नुकीली दाढ़ी और शरई मूछों के ऊपर गड्ढों में धसी हुई 2 आंखों में पल भर के लिए चमक पैदा हुई और जरा मुस्कुराकर उसने कहा, डाची देख रहा था चौधरी, कैसी खूबसूरत और जवान है, देखकर आंखों की भूख मिटती है। अपने माल की प्रशंसा सुनकर चौधरी नंदू का तनाव कुछ कम हुआ। प्रसन्न होकर बोला, किसी सांड? वह परली तरफ से चौथी, बाकर ने संकेत करते हुए कहा। वो कहाँ के एक घने पेड़ की छाया में 8-10 ऊंट बंधे थे। उन्हीं में वह जवान सांडनी अपनी लंबी सुंदर और सुडौल गर्दन बढ़ाए घने पत्तों में मुंह मार रही थी। माल मंडी में दूर तक जहां नजर जाती थी, बड़े बड़े ऊंचे ऊंटों, सुंदर सांडनियों, काली मोटी बेडौल भैंसों, सुंदर नागौरी सींगों वाले बैलों और गायों के सिवा कुछ न दिखाई देता था। गधे भी थे, पर न होने के बराबर। अधिकांश तो ऊंट ही थे। बहावल नगर के मरुस्थल में होने वाली माल मंडी में उनका आधिक्य था भी स्वाभाविक। ऊंट रेगिस्तान का जानवर है। इस रेतीले इलाके में आम दरख्त, खेतीबाड़ी और बार बरादरी का काम उसी से होता है। पुराने समय में गाय 10-10 और बैल 15-15 रुपए में मिल जाते थे। तब भी अच्छा ऊंट 50 से कम में हाथ न आता था। और अब भी जब इस इलाके में नहर आ गई है, पानी की इतनी किल्लत नहीं रही, ऊंट का महत्व कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ ही गया है। सवारी के ऊंट 200-200 से 300-300 तक पा जाते हैं और बाही तथा बार बरादरी के भी 80-100 से कम में हाथ नहीं आते। तनिक और आगे बढ़कर बाकर ने कहा, सच कहता हूँ चौधरी, इस जैसी सुंदर सांडनी मुझे सारी मंडी में दिखाई नहीं दी। हर्ष से नंदू का सीना दुगना हो गया। बोला, एक ही क्या, ये तो सगली फूट रही है। हूँ तो इन्हें चारा फलूं सी निर्या करूं। धीरे से बाकर ने पूछा, बेचोगे इसे? नंदू ने कहा, इठे बेचने लई तो लाया हूं। तो फिर बताओ कितने का दोगे? नंदू ने नख से शिख तक बाकर पर एक दृष्टि डाली और हंसते हुए बोला, तन्ने चाहिए जय का तेरे धनी बेई मोल ले सी। मुझे चाहिए, बाकर ने दृढ़ता से कहा। नंदू ने उपेक्षा से सिर हिलाया। इस मजदूर की यह बिसात कि ऐसी सुंदर सांडनी मोल ले। बोला, तू की लेसी? बाकर की जेब में पड़े 150 के नोट जैसे बाहर उछल पड़ने के लिए व्यग्र हो उठे। तनिक जोश के साथ उसने कहा, तुम्हें इससे क्या? कोई ले, तुम्हें तो अपनी कीमत से गरज है, तुम मोल बताओ। नंदू ने उसके जीर्ण शीर्ण कपड़ों, घुटनों से उठे हुए तहमद और जैसे नूह के वक्त से भी पुराने जूते को देखते हुए टालने के विचार से कहा, जा जा, तू ईशी विशी ले आई। इंगो मोल तो 8-20 सु घाट के नहीं। पल भर के लिए बाकर के थके हुए व्यथित चेहरे पर आह्लाद की रेखा झलक उठी। उसे डर था कि चौधरी कहीं ऐसा मोल न बता दे जो उसकी बिसात से ही बाहर हो। पर जब अपनी जुबान से ही उसने 160 रुपए बताए तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। 150 रुपए तो उसके पास थे ही। यदि इतने पर भी चौधरी न माना तो 2-10 रुपए वह उधार कर लेगा। भाव ताव तो उसे करना आता न था। झट से उसने 150 के नोट निकाले और नंदू के आगे फेंक दिए। बोला, गिन लो, इनसे अधिक मेरे पास नहीं, अब आगे तुम्हारी मर्जी। नंदू ने अनमने मन से नोट गिनने शुरू किए, पर गिनती खत्म करते उसकी आंखें चमक उठी थी। उसने तो बाकर को टालने के लिए मूल्य 160 रुपए बता दिया था। नहीं, मंडी में अच्छी से अच्छी डाची 150 में मिल जाती और इसके तो 140 रुपए पाने का ख्याल भी उसे न था।
पर शीघ्र ही मन के भावों को छिपाकर और जैसे बाकर पर एहसान का बोझ लादते हुए नंदू बोला, सांड तो मेरी 200 की है, पण जा सग्गी मोल मियाँ तन्ने 10 छाड़ियां। और यह कहते कहते उठकर उसने सांडने की रस्सी बाकर के हाथ में दे दी। क्षण भर के लिए उस कठोर व्यक्ति का जी भर आया। यह सांडनी उसके यहाँ ही पैदा हुई और पली थी। आज पाल पोस कर उसे दूसरे के हाथ में सौंपते हुए उसके मन की दशा कुछ ऐसी हुई जो लड़की को ससुराल भेजते समय पिता की होती है। जरा कांपती आवाज में स्वर को तनिक नर्म करते हुए उसने कहा था, हाँ सांड सीरी रहेड़ी, तू इन्हें रेहड़ में न घेर दई। ऐसे ही जैसे ससुर दामाद से कह रहा हो, मेरी लड़की लाड़ों पली है, देखना इसे कष्ट न देना। उल्लास के पंखों पर उड़ते हुए बाकर ने कहा, तुम जरा भी चिंता ना करो, मैं इसे अपनी जान के साथ रखूंगा। नंदू ने नोट आंटी में संभालते हुए जैसे सूखे हुए गले को जरा तर करने के लिए घड़े में मिट्टी का प्याला भरा। मंडी में चारों ओर धूल उड़ रही थी। शहरों की माल मंडियों में भी जहां बीसियों अस्थायी नल लग जाते हैं और सारा सारा दिन छिड़काव होता रहता है, धूल की कमी नहीं होती। फिर रेगिस्तान की मंडी पर तो धूल का ही साम्राज्य था। गन्ने वाले की गंडेरियों पर, हलवाई के हलवे और जलेबियों पर, खोंचे वालों को दही बड़े पर, सब जगह धूल का पूर्णाधिकार था। घड़े का पानी टांचियों द्वारा नहर से लाया गया था, पर यहाँ आते आते वह कीचड़ जैसा गंदला हो जाता था। नंदू का ख्याल था कि निथरने पर पिएगा, पर गला कुछ सूख रहा था। एक ही घूंट में प्याले को खत्म करके नंदू ने बाकर से भी पानी पीने के लिए कहा। बाकर आया था तो उसे गजब की प्यास लगी थी, पर अब उसे पानी पीने की फुर्सत कहाँ। वह रात होने से पहले पहले गांव पहुंचना चाहता था। डाची की रस्सी पकड़े हुए वह धूल को चीरता हुआ सा चल पड़ा। बाकर के दिल में बड़ी देर से एक सुंदर और युवा डाची खरीदने की लालसा थी। जाति से वह कमीन था। उसके पूर्वज कुम्हारों का काम करते थे, किंतु उसके पिता ने अपना पैतृक काम छोड़कर मजदूरी करना ही शुरू कर दिया था। इसके बाद बाकर भी इसी से अपना और अपने छोटे से कुटुंब का पेट पालता आ रहा था। वह काम अधिक करता हो यह बात न थी, काम से उसने सदैव जी ही चुराया था। चुराता भी क्यों ना, जब उसकी पत्नी उससे दुगना काम करके उसके भार को बंटाने और उसे आराम पहुंचाने के लिए मौजूद थी। कुटुंब बड़ा न था, एक वह, एक उसकी पत्नी और एक नन्ही सी बच्ची। फिर किस लिए वह जी हलकान करता। पर क्रूर और बेपीर विधाता उसने इस विस्मृति से, सुख की उस नींद से जगाकर अपना उत्तरदायित्व समझने पर बाधित कर दिया। उसे बता दिया कि जीवन में सुख ही नहीं, आराम ही नहीं, दुख भी है, परिश्रम भी है। 5 वर्ष हुए उसकी वही आराम देने वाली प्यारी पत्नी सुंदर गुड़िया सी लड़की को छोड़कर परलोक सिधार गई। मरते समय अपनी सारी करुणा को अपनी फीकी और श्रीहीन आंखों में बटोर कर उसने बाकर से कहा था, मेरी रजिया अब तुम्हारे हवाले है, इसे कष्ट न होने देना। इसी एक वाक्य ने बाकर के समस्त जीवन के रूप को पलट दिया था। उसकी मृत्यु के बाद ही वह अपनी विधवा बहन को उसके गांव से ले आया था और अपने आलस्य तथा प्रमाद को छोड़कर अपनी मृत पत्नी की अंतिम अभिलाषा को पूरा करने में संलग्न हो गया था। वह दिन रात काम करता था ताकि अपनी मृत पत्नी की उस धरोहर को, अपनी उस नन्ही सी गुड़िया को भांति भांति की चीजें लाकर प्रसन्न रख सके। जब भी कभी वह मंडी को आता तो नन्ही सी रजिया उसकी टांगों से लिपट जाती और अपनी बड़ी बड़ी आंखें उसके गर्द से अटे हुए चेहरे पर जमाकर पूछती, अब्बा मेरे लिए क्या लाए हो? तो वह उसे अपनी गोद में ले लेता और कभी मिठाई और कभी खिलौनों से उसकी झोली भर देता। तब रजिया उसकी गोद में से उतर जाती और अपनी सहेलियों को अपने खिलौने या मिठाई दिखाने के लिए भागने लगती। यही गुड़िया जब 8 वर्ष की हुई तो एक दिन मचल कर अपने अब्बा से कहने लगी, अब्बा हम तो डाची लेंगे, अब्बा हमें डाची ले दो ना। भोली भाली निरीह बालिका, उसे क्या मालूम कि वह एक विपन्न साधनहीन मजदूर की बेटी है, जिसके लिए डाची खरीदना तो दूर रहा, डाची की कल्पना करना भी पाप है। रूखी हंसी हंसकर बाकर ने उसे अपनी गोद में ले लिया और बोला, रज्जो
तू तो खुद डाची है। पर रजिया ना मानी। उस दिन मशीरमल अपनी सारनी पर चढ़कर अपनी छोटी लड़की को अपने आगे बैठाए 2-4 मजदूर लेने के लिए अपनी इसी काट में आए थे। तभी रजिया के नन्हे से मन में डाची पर सवार होने की प्रबल आकांक्षा पैदा हो उठी थी और उसी दिन से बाकर की रही सही अकर्मण्यता भी दूर हो गई थी। उसने रजिया को टाल तो दिया था, पर मन ही मन उसने प्रतिज्ञा कर ली थी कि अवश्य रजिया के लिए सुंदर सी डाची मोल लेगा। उसी इलाके में जहां उनकी आय की औसत साल भर में 3 आने रोजाना भी ना होती थी, अब 8-10 आने हो गई। दूर दूर से गांवों से अब वह मजदूरी करता। कटाई के दिनों में वह दिन रात काम करता, फसल काटता, दाने निकालता, खलिहानों में अनाज भरता, नीरा डालकर भूसे के कूप बनाता, बिजाई के दिनों में हल चलाता, क्यारियां बनाता, बिजाई करता। उन दिनों उसे 5 आने से लेकर 8 आने तक रोजाना मजदूरी मिल जाती थी। जब कोई काम ना होता तो प्रातः उठकर 8 कोस की मंजिल मारकर मंडी जा पहुंचता और 8-10 आने की मजदूरी करके ही घर लौटता था। उन दिनों में वह रोज 6 आने बचाता आ रहा था। इस नियम में उसने किसी भी तरीके की ढील नहीं होने दी। उसे जैसे उन्माद सा हो गया था। बहन कहती, बाकर, अब तो तुम बिल्कुल ही बदल गए हो। पहले तो तुमने कभी ऐसी जी तोड़ मेहनत ना की थी। बाकर हंसता और कहता, तुम चाहती हो मैं आयु पर निठल्ला रहूं? बहन कहती, निकम्मा बैठने को तो मैं नहीं कहती, पर सेहत गंवा कर रुपए जमा करने की भी सलाह नहीं दे सकती। ऐसे अवसर पर सदैव बाकर के सामने उसकी मृत पत्नी का चित्र खिंच जाता। उसकी अंतिम अभिलाषा उसके कानों में गूंज जाती। वह आंगन में खेलती हुई रजिया पर एक स्नेह भरी दृष्टि डालता और विषाद से मुस्कुराकर फिर अपने काम में लग जाता। और आज 1.5 वर्ष से कड़े परिश्रम के बाद वह अपनी चिर संचित अभिलाषा पूरी कर सका था। उसके एक हाथ में सारनी की रस्सी थी और नहर के किनारे किनारे वह चला जा रहा था। सांझ की बेला थी। पश्चिम की ओर डूबते सूरज की किरणें धरती को सोने का अंतिम दान कर रही थी। वायु की ठंडक आ गई थी और कहीं दूर खेतों में टिटहरी टीहू टीहू करती उड़ रही थी। बाकर के मन में अतीत की सब बातें एक एक करके आ रही थी। इधर उधर कभी कभी कोई किसान अपने ऊंट पर सवार जैसे फुदकता हुआ सा निकल जाता था और कभी कभी खेतों से वापस आने वाले किसानों के लड़के बैलगाड़ी में रखे हुए घास पट्टे के गट्ठों पर बैठे बैलों को पुचकारते किसी गीत का एक आध बंद गाते या बैलगाड़ी के पीछे बंधे हुए चुपचाप चले आने वाले ऊंटों की थूतनियों से खेलते चले जाते थे। बाकर ने जैसे स्वप्न से जागते हुए पश्चिम की ओर अस्त होते हुए अंशुमाली की ओर देखा, फिर सामने की ओर शून्य में नजर दौड़ाई। उसका गांव अभी बड़ी दूर था। पीछे की ओर हर्ष से देखकर और मौन रूप से चली आने वाली सारनी को प्यार से पुचकार कर वह और भी तेजी से चलने लगा, कहीं उसके पहुंचने से पहले रजिया सो न जाए, इसी विचार से। मशीरमल की काट नजर आने लगी। यहां से उसका गांव समीप ही था, यही कोई 2 कोस। बाकर की चाल धीमी हो गई और उसके साथ ही कल्पना की देवी अपनी रंग बिरंगी तूलिका से उसके मस्तिष्क के चित्रपट पर तरह तरह की तस्वीर बनाने लगी। बाकर ने देखा, उसके घर पहुंचते ही नन्ही रजिया आह्लाद से नाचकर उसकी टांगों से लिपट गई और वह डाची को देखकर बड़ी बड़ी आंखें आश्चर्य और उल्लास से भर लाई। फिर उसने देखा कि वह रजिया को आगे बैठाए सरकारी खाले के किनारे किनारे डाची पर भागा जा रहा है। शाम का वक्त है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और कभी कभी कोई पहाड़ी कौवा अपने बड़े बड़े पंख फैलाए और अपनी मोटी आवाज से 2-1 बार कांव कांव करके ऊपर से उड़ता चला जाता है। रजिया की खुशी का पारावार नहीं, वह जैसे हवाई जहाज में उड़ी चली जा रही है। फिर उसके सामने आया कि वह रजिया को लिए बहावल नगर की मंडी में खड़ा है। नन्ही रजिया मानो बहुत चक्की सी खड़ी है, हैरान और आश्चर्यान्वित सी चारों ओर अनाज के इन बड़े बड़े ढेरों, अनगिनत छकड़ों और हैरान कर देने वाली चीजों को देख रही है। बाकर साहलाद उसे सब की कैफियत दे रहा है। एक दुकान पर ग्रामोफोन बजने लगता है।
बाकर रजिया को वहां ले जाता है। लकड़ी के इस डिब्बे से किस तरह गाना निकल रहा है, कौन इसमें छिपा गा रहा है, ये सब बातें रजिया की समझ में नहीं आती। और यह सब जानने के लिए उसके मन में जो कौतूहल, जो जिज्ञासा है, वह उसकी आंखों से टपक पड़ती है। वह अपनी कल्पना में मस्त काट के पास से गुजरा जा रहा था कि सहसा कुछ विचार आ जाने से रुका और काट में दाखिल हुआ। मशीरमल की काट भी कोई बड़ा गांव न था। इधर से सब गांव ऐसे ही हैं, ज्यादा हुए तो 30 छप्पर हो गए। कड़ियों की छत का या पक्की ईंटों का मकान इस इलाके में अभी नहीं है। खुद बाकर की काट में 15 घर थे। घर क्या झुग्गियां थीं, सिरकियों के खेमे जिन्हें झोंपड़ियों का नाम भी न दिया जा सकता था। मशीरमल की काट भी ऐसे ही 20-25 झुग्गियों की बस्ती थी। केवल मशीरमल की निवास स्थान कच्ची ईंटों से बना था, पर छत उस पर भी छप्पर की ही थी। बाकर नानक बढ़ई की झुग्गी के सामने रुक गया। मंडी जाने से पहले वह यहाँ डाची का गदरा बनाने के लिए दे गया था। उसे ख्याल आया कि यदि रजिया ने सारनी पर चढ़ने की जिद की तो वह उसे कैसे टाल सकेगा। इसी विचार से वह पीछे मुड़ आया था। उसने नानक को 2-1 आवाजें दी। अंदर से शायद उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, घर में नहीं है, मंडी गए हैं। बाकर का दिल बैठ गया। वह क्या करे यह ना सोच सका। नानक यदि मंडी गया है तो गदरा क्या खाक बनाकर गया होगा। फिर उसने सोचा शायद बनाकर रख गया हो। उससे उसे कुछ सांत्वना मिली। उसने फिर पूछा, मैं सारनी का पलान बनाने के लिए दे गया था, वह बना या नहीं? जवाब मिला, हमें नहीं मालूम। बाकर का आधा उल्लास जाता रहा। बिना गदरे के वह डाची को लेकर क्या जाए। नानक होता तो उसका गदरा चाहे न बना सकता, कोई दूसरा ही उससे मांग कर ले जाता। यह विचार आते ही उसने सोचा, चलो मशीरमल से मांग ले। उनके तो इतने ऊँट रहते हैं, कोई ना कोई पुराना पलान तो होगा ही, अभी उसी से काम चला लेंगे। तब तक नानक नया गदरा तैयार कर देगा। यह सोचकर वह मशीरमल के घर की ओर चल पड़ा। अपनी मुलाजमत के दिनों में मशीरमल साहब ने पर्याप्त धनोपार्जन किया था। जब इधर नहर निकली तो उन्होंने अपने पद और प्रभाव के बल पर रियासत में कौड़ियों के मूल कई मुरब्बे जमीन ले ली थी। अब नौकरी से अवकाश ग्रहण कर यहीं आ रहे थे। राहक रखे हुए थे, आय खूब थी और मजे से जीवन व्यतीत हो रहा था। अपनी चौपाल में एक तख्तपोश पर बैठे वे हुक्का पी रहे थे। सिर पर श्वेत साफा, गले में श्वेत कमीज, उस पर श्वेत जैकेट पहने और कमर में दूध जैसे रंग का तहमद। गर्द से अटे हुए बाकर को सारनी की रस्सी पकड़े आते देखकर उन्होंने पूछा, कहो बाकर, किधर से आ रहे हो? बाकर ने झुककर सलाम करते हुए कहा, मंडी से आ रहा हूँ मालिक। यह डाची किसकी है? मेरी ही है मालिक, अभी मंडी से ला रहा हूँ। कितने की लाए हो? बाकर ने चाहा कि कह दे 8 बीसी की लाया हूँ। उसके ख्याल में ऐसी सुंदर डाची 200 में भी सस्ती थी, पर मन ना माना। बोला, हुजूर मांगता तो 160 रुपए था, पर 7.5 बीसी ही में ले आया हूँ। मशीरमल ने एक नजर डाली। वे स्वयं अरसे से एक सुंदर सी डाची अपनी सवारी के लिए लेना चाहते थे। उनके पास डाची तो थी, पर पिछले वर्ष उसे सीमक हो गया था, और यद्यपि नील इत्यादि देने से उसका रोग तो दूर हो गया था, पर उसकी चाल में वह मस्ती, वह लचक ना रही थी। यह डाची उनकी नजरों में जच गई। क्या सुंदर और सुडौल अंग है, क्या सफेदी मायल भूरा भूरा रंग है, और क्या लचलचाती लंबी गर्दन है। बोले, चलो हमसे 8 बीसी ले लो, हमें भी एक डाची की जरूरत है, 10 तुम्हारी मेहनत के रहे। बाकर ने फीकी हंसी के साथ कहा, हुजूर अभी तो मेरा चाव भी पूरा नहीं हुआ। मशीरमल उठकर डाची की गर्दन पर हाथ फेरने लगे। वाह, क्या असील जानवर है। प्रकट बोले, चलो 5 और ले लेना। और उन्होंने आवाज दी, नूरे, अरे ओ नूरे। नौकर भैंसों के लिए पट्ठे कतर रहा था। गंडासा हाथ में लिए ही भागा आया। मशीरमल ने कहा, यह डाची ले जाकर बांध दे, 165 में, कहो कैसी है? नूरे ने हदबुद्दी से खड़े बाकर के हाथ से रस्सी ले ली और नक से शिख तक एक नजर डाची पर डालकर बोला, खूब जानवर है। यह कहकर नौहरे की ओर चल पड़ा। तब मशीरमल ने आंटी से
60 रुपए के नोट निकाल कर बाकर के हाथ में देते हुए मुस्कुराकर कहा, अभी एक राहक देकर गया है, शायद तुम्हारी ही किस्मत के थे। अभी ये रखो, बाकी के 1-2 महीने तक पहुंचा दूंगा। हो सकता है तुम्हारी किस्मत से पहले ही आ जाए। और बिना कोई जवाब सुने वे नौहरे की ओर चल पड़े। नूरा फिर चारा कतरने लगा था। दूर से ही आवाज देकर उन्होंने कहा, भैंसे का चारा रहने दे, पहले डाची के लिए गवारे का नीरा कर डाल, भूखी मालूम होती है। और पास जाकर सांडनी की गर्दन सहलाने लगे। कृष्ण पक्ष का चांद अभी उदय नहीं हुआ था। विजन में चारों ओर कुहासा छा रहा था। सिर पर 2-1 तारे निकल आए थे और दूर बबूल और ओका के वृक्ष बड़े बड़े काले सियाह धब्बे बन रहे थे। फोक की एक झाड़ी की ओट में अपनी काट के बाहर बाकर बैठा उस क्षीण प्रकाश को देख रहा था जो सरकंडों से छिन छिन कर उसके आंगन से आ रहा था। जानता था रजिया जागती होगी, उसकी प्रतीक्षा कर रही होगी। वह इस इंतजार में था कि दिया बुझ जाए, रजिया सो जाए तो वह चुपचाप अपने घर में दाखिल हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।